जब भारत का संविधान बना था तो जब हमने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अपनाया था, अशोक चक्र अपनाया था, उसके पीछे क्या फिलॉसफी थी? जब ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारे बनाए गए 26 जनवरी को 50 में, तो उस समय जो पीढ़ियां हमारी मौजूद थी वो तो अशोक के बारे में जानती रही होंगी, लेकिन आज 68वें साल में जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहां से जानेगा कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक ये कैसे बनाए गए हैं? तो जैसे पोलियो पिलाया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वैसे ही राष्ट्रीय प्रतीकों की भावनाओं को भी पिलाने की जरूरत है पीढ़ी दर पीढ़ी। और जब हम ऐसा माहौल बनाएंगे तो हम वो नहीं रहेंगे जो गीता हमने माना एक पवित्र ग्रंथ है जो हिंदुओं को संगठित रख सकती है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है जो मुसलमानों को संगठित रह सकती है, बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है जो ईसाइयों को संगठित रख सकती है। लेकिन ये सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो भारतीय संविधान है जो इनको संगठित रख सकता है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत है। इसलिए जिनको दिल्ली और लखनऊ जाना रहा वो भारतीय संविधान पढ़ते रहे, और जिनको बैकुंठ जाना रहा वो धर्मशास्त्र पढ़ते रहे। तो जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा वो बैकुंठ पहुंचे कि नहीं पहुंचे तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने संविधान को पढ़ा वो दिल्ली और लखनऊ पहुंच गया। क्योंकि सम्राट अशोक का जो शासन शैली है, ये शासन शैली ही हमारे भारतीय संविधान वो दस्तावेज है, उनके विचारों का दस्तावेज है। अभी गंगा धुलाई चल रही है। गंगा धुलाई का सबसे पहले अभियान सम्राट अशोक ने चलाया था पंचम शिलालेख में, और उनको पता था कि वह कौन सी प्राणी है जो गंगा को साफ करती है। इसलिए सम्राट अशोक जिस टेबल पर भोजन करते थे, जान लीजिए इसको आप, जिस टेबल पर महाराजा सम्राट अशोक भोजन करते थे उस भोजन पर एक कृत्रिम डाल्फिन हमेशा रखी रहती थी। डाल्फिन क्यों रखी रहती थी? क्योंकि अशोक उस डाल्फिन को देखकर हमेशा प्रेरित होते रहते थे कि जैसे डाल्फिन जिस जल में रहती है उसको निरंतर साफ करती रहती है, उसी तरह मैं भी जिस समाज में रहूंगा उसको निरंतर साफ करता रहूंगा और नैतिक बनाता रहूंगा। ये प्रेरणा है उस डाल्फिन से। और आज उस डाल्फिन को अधिनियम, भारत संविधान अधिनियम के तहत आज सुरक्षित घोषित कर देगा। इसको मारना अपराध है। जो सरकार आज समझ रही है वो हमारी सरकार 2300 साल पहले समझ गई थी। और आज की आधुनिक सरकार, बिहार की सरकार को मैं बधाई देता हूं, बिहार की सरकार ने डाल्फिन को अपना राज्य जलीय जंतु घोषित कर दिया है। तो ये है, तो इतना बड़ा सम्राट, अब सोचिए कि इतना बड़ा सम्राट जब राजा देश लिखवा रहे हैं तो उसमें माँ बाप को स्थान दे रहे हैं। सोचिए इतना मेहनत से जो शिलालेख लिखवाएगा उसमें नौकर की चर्चा कर रहा है, माँ बाप की चर्चा कर रहा है, श्रमण और ब्राह्मणों की चर्चा कर रहे हैं। क्या लगता होगा कि इसका क्या संबंध है? लेकिन इतना जान लीजिए कि जो परिवार संतुष्ट नहीं रहेगा वह देश कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। सम्राट अशोक परिवार की कड़ी को पकड़े हुए हैं, उस परिवार के संस्कारों को पकड़े हुए हैं। इसीलिए उन्होंने माँ बाप की चर्चा इतना बड़े पैमाने पर चर्चा किया। अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जब अधिकारियों को, माने सारे अधिकारी तो जो नियुक्त थे ही, सम्राट अशोक ने कुछ नए अधिकारियों की नियुक्ति किया, महामात्यों की, रज्जुकों की। रज्जुकों का मतलब जो राजा के अनुरूप कार्य करे, रज्जु का मतलब जो राजा के भावनाओं के अनुरूप काम करे। कितना सघन प्रशिक्षण दिया गया होगा इन रज्जुकों को। यह अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सम्राट अशोक का एक शिलालेख पूरा रज्जुकों के लिए समर्पित है, रज्जुक अधिकारियों के लिए समर्पित है। वो कहते हैं कि इन रज्जुकों के हाथ में अपनी प्रिय प्रजा को सौंप कर मैं उसी तरह संतुष्ट और आश्वस्त हूं जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे को धाय के हाथों में देकर आश्वस्त हो जाता है। जो धाय कहलाती है, पन्ना धाय का आप नाम सुने होंगे। धाय का यानी धाय एक ऐसी माँ होती है, ऐसी विमाता होती है जिसके हाथ में हमारा बच्चा हमारी तरह पलता और बढ़ता है। उस तरह के अधिकारी रज्जुक थे। इसके बाद भी उन सारे अधिकारियों को उन्होंने दंड और पुरस्कार के सारे अधिकार दे दिए थे ताकि ये निर्भय होकर जनता का कल्याण करें।
लेकिन उनको पता था किसी व्यक्ति को जब हम निर्भय कर देंगे तो कहीं ना कहीं गलती करेगा। तो उन्होंने देखा ये जो न्याय करेंगे, कोई ऐसा अनुचित न्याय अगर इनसे हो जाएगा, क्योंकि अनुचित न्याय एक ही स्थिति में होती है, पक्षपात, ईर्ष्या, क्रोध, तंद्रा, त्वरा, ये ऐसे अवगुण हैं जिस अवगुणों की वजह से आदमी न्याय नहीं कर पाता है। अपने अधिकारियों को कहते हैं कि आप लोग ध्यान रखो, ये अवगुण तुम्हारे अंदर नहीं आने चाहिए। फिर भी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जिस गहराई से मैं समझ रहा हूं उतनी गहराई से आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी कुछ लोग तो समझ ही रहे हो। इसलिए उन्होंने दिया कि अगर कोई अन्याय किसी व्यक्ति के साथ हो जाता है तो आज देखते हो किसी व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है तो उसको पुनर्विचार की अर्जी दे सकता है। ये पुनर्विचार की स्थापना सम्राट अशोक ने किया था। ये पुनर्विचार करने की स्थापना अशोक ने किया था कि अगर कोई मेरा अधिकारी गलती कर देगा तो उस अपराधी को हमारे पास लाने की का आदत रहे, मतलब वो अधिकार रहे, ये अधिकार उसका सुरक्षित है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और जब तक उस व्यक्ति की पूरी कार्रवाई सुनी न जाए 3 दिन तक, तब तक वो 3 दिन तक व्यक्ति क्या करे, उसके लिए होमवर्क दिया उन्होंने। होमवर्क दिया कि 3 दिन बैठना नहीं है, ये 3 दिन तक तुम धम्माचरण करो, धम्माचरण करो कि कम से कम इस दुनिया में तेरा कल्याण नहीं हुआ तो कम से कम ऊपर की दुनिया में जाना तो वहां तेरा भला हो जाए। इतनी गहराई से सोचने वाला सम्राट अशोक। तो इतने बड़े गहराई को समझ के जिन लोगों ने समझा, काश अगर अंग्रेज ना आते हमारे देश में, जेम्स प्रिंसेप ना आते। मैं गिरनार शिलालेख जब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि एक गिरनार शिलालेख ऐसी जगह था जहां जाने का रास्ता ही नहीं था। एक गांव के किसान ने जंगल को काट करके रास्ता बनाया। मैं तो आभारी हूं उस किसान का कि अगर वो रास्ता न बना पाया होता तो शायद कर्नल टाड वहां न पहुंच पाते, और वो कर्नल टाड न पहुंचते तो शायद वो गिरनार का शिलालेख न मिल पाता। और वो गिरनार का शिलालेख 14 लेखों का समूह है जो आज वो गुजरात में है। आज हम लोग ये जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की चर्चा हो रही थी कि जगह जगह राष्ट्रीय प्रतीक बनना चाहिए, एक आदमी ने अपने घर पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बनवा लिया। डीएम का फरमान आ गया कि आप राष्ट्रीय चीजों को अपने व्यक्तिगत मकान पर नहीं बना सकते। कितनी बढ़िया बात है इनकी, यानी राष्ट्रीय चीज हम व्यक्तिगत मकान पर नहीं बना सकते, लेकिन राष्ट्रीय जमीन पर हम व्यक्तिगत मकान बना सकते हैं। इसके लिए कोई नहीं बोलता है, इसके लिए कोई नहीं बोलता। भारतवर्ष में कई लाख ऐसे उपासना स्थल हैं जो सार्वजनिक जमीन पर बनाए गए हैं। वो डीएम को और सरकार को दिखाई नहीं देता, वो सार्वजनिक जमीन है। जबकि नियम ये कहता है, लोग बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जिनको वोट लेना है वो झूठ बोल के वोट मिलेगा तो वो झूठ बोलेगा, क्योंकि यह देश में सच्चाई वह नहीं है जो सही है। सच्ची बात वह है जिसके समर्थक ज्यादा हैं, वो बात सही होती है। लोकतंत्र में संख्या से सही माना जाता है, सच्चाई से सही नहीं होता। जैसे मैं अभी बोलूं कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, तो सही है कि गलत? कैसे आपने मान लिया? हमारा बैग चेक किया आपने? बिना बैग चेक किया आपने मान लिया कि 2 लीटर कपड़ा। आदमी बोल रहा है फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है। इसका मतलब आप इसलिए पकड़ पाए कि कपड़ा लीटर में नहीं मीटर में नापा जाता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको लीटर और मीटर का पता ही ना हो, अब उसको मैं बोलूं कि मेरे बैग में 2 लीटर कपड़ा है, तो बोलेगा हाँ हो सकता है, होगा। और भारतवर्ष में 90% ऐसे लोग हैं जो लीटर और मीटर के बारे में नहीं जानते। लीटर का मीटर का मतलब पैमाना नहीं, ये नहीं जानते कि पत्थर में क्या है, ये नहीं जानते गोबर में क्या है, ये नहीं जानते पानी में क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, उसी को वो मानता, अपना दिमाग खर्च नहीं करता उसमें। ऐसा वातावरण की कल्पना नहीं की गई थी। तो जो अशोक स्तंभ बनाया उन्होंने, तो अपने व्यक्तिगत मकान पे बना लिया, हटवाने के प्रयास करने लगा। अभी मैं एक झंडा खरीदने गया था, 1 आध महीने की बात है, अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, एक राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए। दुकानदार बोल रहा है कि आप राष्ट्रीय ध्वज लगा ही नहीं सकते गाड़ी पर। अरे तो हम बोले ठीक है मैं नहीं लगाऊंगा, कौन झंडा लगाऊं ये तो बता दो। अभी मैं एक इनकम टैक्स ऑफिस में गया था बनारस, उस ऑफिस के ऊपर, गेट के ऊपर 2 गेट बने थे, एक एंट्री निकलने वाला, उसके ऊपर अशोक का स्तंभ बना था, उसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा था। अभी इस साल सैकड़ों झंडे 15 अगस्त को ऐसे फहराए गए हैं जिसमें चक्र नहीं था, चक्र नहीं था। अभी
4-5 दिन की घटना है। गृह मंत्रालय से एक समाचार छपा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया लिख करके चक्र बनाया गया था और चक्र एक लाल पट्टी पर बना था। जब भी भारत सरकार कोई फरमान जारी होता है तो चक्र तिरंगे में आता है। पहली बार मैंने देखा कि कोई लाल पट्टी पर ही चक्र आया हुआ है। मैंने तुरंत फोन किया दैनिक जागरण के संपादक को, बोला साहब आपके अखबार में इस तरह का एक न्यूज ऐड निकला है भारत सरकार की तरफ से। बोला क्या है? तो बोला ये चक्र मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया लिखा है, उसके पीछे चक्र छपा है और लाल रंग का चौकोर झंडा उसके पीछे है। ये क्या है? ये कोई नया झंडा आविष्कार हुआ है क्या? मैं जानना चाहता हूं। तो बोला ठीक है, ये तो हम लोग नहीं निकाला, ऊपर से पूछ के बताएंगे। बोला फोन करोगे कि मैं करूंगा? बोला तू नहीं करेगा तो फिर मैं करूंगा। दूसरे दिन फिर हमने भी फोन किया और हमारे कानपुर के महासचिव जी ने भी फोन किया। फोन करके पूछा भाई क्या है? तो देखिए ये हम लोग तो नहीं निकाले हैं, हालांकि ये गलत है, वो कह रहा है। उसका संपादक बोला दैनिक जागरण कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये मंत्रालय से मैप करके आया था इसलिए हम लोगों ने छापा था। इसका मतलब गड़बड़ी दैनिक जागरण में नहीं, गड़बड़ी मंत्रालय में है। ऐसा अभी आज भी बनारस में एक झंडा है, वरुणा वहां पर पुल है राजघाट, उसके ऊपर आज भी एक झंडा बिना चक्र का फहर रहा है। ये सब क्या हो रहा है सब? इसका मतलब उस अधिकारी से मैंने पूछा कि सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ के नीचे क्यों छूट गया है? तो बोला लग रहा गलती से मिसप्रिंट हो गया है। तो हमने कहा गलती से जूता पहन के मंदिर मस्जिद में घुसे? बोला कभी नहीं। तो वो गलती क्यों नहीं होती है? वो गलती क्यों नहीं होती? धर्म के मामले में कोई गलती नहीं होती और देश का मामला है तो गलती ही गलती होती है। ऐसा क्यों है? हम चले थे एक अच्छा भारतीय बनने के लिए, हमारे संविधान का उद्देश्य यही था के सिद्धांत पर चलकर हम एक अच्छा भारतीय बनेंगे, एक स्वस्थ भारत बनाएंगे। लेकिन जब से देश आजाद हुआ तो सिर्फ स्वस्थ भारत बनाने का सपना, जो चक्र को क्लॉकवाइज घूमना चाहिए था वही चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमने शुरू हो गया। तो जब क्लॉकवाइज घूमता तो देश में समता, समानता, करुणा, मैत्री का वातावरण बनता। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तू एक मारेगा मैं 100 मारूंगा, ये वातावरण बन गया। ये वातावरण बन गया। क्या वातावरण सही है? इसलिए एक एक नागरिक को, एक एक भारतवासी को सोचने की जरूरत है। सम्राट अशोक ने 40 साल शासन चलाया था। कैसे? अपने देश में नहीं, पूरे अगल बगल। किस सिद्धांत पर? वाक संयम। वाक संयम पर कि हमें वाणी में वाक संयम रखना चाहिए, क्योंकि जब तक वाक संयम नहीं रहेगा तो हम दूसरे की बात सुनेंगे और न कभी वो हमारी बात सुनेगा। जब हम सबकी बात सुनेंगे, बहुश्रुत होंगे, तो चिंतन, सोच व्यापक हो जाएगी। और जब व्यापक सोच हो जाएगी तो संकीर्ण मानसिकता जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इसलिए संविधान का न कोई धर्म है और न कोई उसका ईश्वर है। संविधान का कोई धर्म है और न ही कोई ईश्वर है। संविधान को कौन चलाता है? जिनको हम लोग चुन के भेजते हैं। तो इनडायरेक्टली संविधान के मालिक कौन हुए? प्रजा। क्योंकि प्रजातंत्र का मतलब ही है, प्रजा माने प्रजा और तंत्र माने सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो प्रजा के द्वारा बनाया जाए और उस सिस्टम से प्रजा पर ही शासन किया जाए, उसे ही प्रजातंत्र कहते हैं। तो जिस एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद को हम जिता करके भेजते हैं, वो किसके प्रति जवाबदेही हैं? संविधान के प्रति, हमारे प्रति या ईश्वर के प्रति? किसके प्रति? हमारे प्रति। तो जब हमारे प्रति वो जवाबदेही है तो इस साल हमारे देश के जितने मंत्री दिल्ली में शपथ ले रहे थे वो ये कह रहे थे कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर कहता हूं। यानी वो गलती करेंगे तो ईश्वर उनको जवाब देगा। तो जब ईश्वर जवाब देगा तो आसाराम बापू को जेल में क्यों बंद कर दियो? छोड़ दो सरकार को, वो भी ईश्वर फैसला करेगा। ये बहुत गलत है। हम भारतीय संविधान और जनता के प्रति जवाबदेही हैं, न कि ईश्वर के प्रति। ये कितनी गूढ़ बात है। अगर हम ईश्वर के प्रति कह देंगे तो भक्त हो गए, और कोई मुसलमान आके बोलेगा कि हम अल्लाह के प्रति कटिबद्ध हैं, तो बोलेगा ये आतंकवादी है, लग रहा है ये आतंकवादी हो गया। हम अपनी बोलो तो देशभक्त है, वो बोलते तो आतंकवादी हो गया। ऐसा आतंकवाद पैदा न हो। कोई अल्लाह अलिल्लाह बिस्मिल्लाह न कहे, कोई सत्यम शिवम सुंदरम न बोले,
इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने सत्यमेव जयते वाक्य चुना था। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये न आज गलत था, न कल गलत है, और न कभी भविष्य में गलत होगा। त्रिकाल सत्य है, काल जयी राष्ट्रीय वाक्य है। और हम इस राष्ट्रीय वाक्य को जानते भी नहीं और धीरे धीरे भुलाते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब सत्य में जयते हो ही नहीं रहा है तो धीरे धीरे झूठ में जयते हो जाएगा। क्या दिक्कत है? झूठ की विजय होगी, क्योंकि झूठ की विजय हो ही रही है। हमने नैतिकता की परिभाषा ही बदल दिया है। अब किसी अधिकारी को हम घूस लेता है तो उसे बेईमान नहीं कहते हैं। बेईमान कब कहते हैं? कहते हैं लोग बहुत बढ़िया अधिकारी, पैसा लेता है, झट से काम कर देता है। यह परिभाषा ईमानदार की है। यानी हमने ईमानदारी की परिभाषा ही क्या कर दिया? बदल दिया है। बहुत बढ़िया अधिकारी है, तुरंत पैसा लेता है, फट से काम कर देता है। क्या परिभाषा है? हम भूल ही गए ईमानदारी को। यानी हम समय के अनुसार हम अपनी परिभाषा गढ़ देते हैं। हमारे गांव में एक आदमी था तो खैनी खाता था। तो मैं बोला, खैनी क्यों खाते हो? तुम तो बुद्ध के अनुयायी हो। तो बोला कि मैं शराब पीता हूं। बोला, नहीं तू तो नहीं पीते हो। तो बोला, एक आती है जो मैं नहीं करता हूं। बोला, हीरोइन पीता हूं, पीते हो? बोला, नहीं। तो मैं हीरोइन और गांजा नहीं पीता, ये दो अतियां हैं। ये खैनी खाता हूं, मध्यम मार्ग है। हम तो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि बुद्ध जी आ जाए तो उनको भी पढ़ा के भेज देंगे। हम अपने अनुसार परिभाषा गढ़ते हैं जो हमारे लिए फिट हो जाए। इसीलिए हम रोग का दवाई खोजते हैं। कोई बोलेगा व्यायाम करो ठीक हो जाओगे। बोला, व्यायाम क्या करेंगे, 2 पुड़िया दे दीजिए, फट ठीक हो जाएंगे। करना नहीं चाहता। कितना पाप कर लिए हो? बहुत पाप कर लिए हैं। क्या करोगे? भजन करो। भजन नहीं करेंगे, गंगा नहा लेंगे, ठीक हो जाएगा। क्या दिक्कत है? तो दिन भर पाप करो, शाम को नहा लो, और जो बड़ा बड़ा पाप है एकादशी को नहा लो, सब काम खत्म हो जाएगा। तो जहां इतने आसान आसान फार्मूला हो, वहां कठिन फार्मूला कौन अपनाएगा? इसीलिए बुद्ध यहां से उठ गए और चले गए जापान, कोरिया, चीन, भारत से चले गए। और जब भारत से बुद्ध चले गए जापान, तो आज जापान का प्रधानमंत्री विश्वकर्मा से टेक्नोलॉजी न मान करके जाकर बुद्ध के देश में तकनीकी मांग रहा है। सोचिए कितना दुर्दिन है ये। आज हम जापान से जाकर तकनीक मांग रहे हैं। जापान में किसके महापुरुषों की पूजा होती है? भारत के महापुरुषों की। ये कितनी शर्म की बात है कि गुरुजी चेला से भीख मांगने गए थे। जापान उम्मीद लगाया होगा कि हमारे देश से, गुरु देश से आ रहे हैं लोग। उनको क्या पता था कि गुरुजी को पता ही नहीं कि मैं गुरु हूं। चीन क्यों आपके सामने घुटना टेक नहीं रहा है? क्योंकि हम भारत का प्रतिनिधित्व भारत के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। भारत बुद्ध का देश है, भारत अशोक का देश है। जब हम इस तरीके से जब हम अपने को दुनिया में लाएंगे, तो जब हम गुरु के हिसाब से दुनिया के सामने आएंगे, तो दुनिया चेला के सामने हमारे सामने आएगी। लेकिन जब हम बुद्ध को भुलाएंगे, अशोक को भुलाएंगे, तो कौन है जिसका हम विश्व मंच पर गौरव करेंगे जाकर के? बुद्ध और अशोक के अलावा कौन महापुरुष हैं भारतवर्ष में जिनको खड़ा होकर हम मंच पर गौर से कह सकें कि हम उनके देश से आए हैं? कोई है ऐसा? कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। इसलिए कहता हूं कि ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। ये राजभवन तो दौड़ के कदमों में आएंगे, पहले भारतीयता का पोलियो घर घर पिलाने तो दीजिए। तो ये जितने लोग इस आंदोलन में लगे हुए हैं, इसको आप साधारण मत समझिएगा। मैंने कहा शुरुआत में ना कि आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप इतिहास का छात्र नहीं, इतिहास का पात्र बनिए। क्योंकि दुनिया पात्रों को पढ़ती है, छात्रों को। अगर बुद्ध अशोक इतिहास पढ़े होते तो आज हम पढ़ते उनको। वो इतिहास के नायक थे, पात्र थे, वो पढ़ने वाले नहीं थे, इतिहास बनाने वाले थे। तो आप भी इतिहास बनाए। आप इस हाल में बैठे हुए, आप सभी लोग सुन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये वर्तमान है? आज वर्तमान है, जो कल का क्या बन जाएगा? तो आपको श्री फोर्ट ऑडिटोरियम का वो दिन याद रहेगा। कब? जब 25 साल पहले, 25 साल गुजरने के बाद जब वो सपने साकार होते दिखेंगे। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? आपने यूक्लिड का नाम सुना है?
यूक्लिड रेखा गणित की खोज किया था, वैज्ञानिक है। यूक्लिड जब बचपन में था तो मैंने पढ़ा यूक्लिड को बड़ा बढ़िया से। बचपन में जब कहीं भी बैठता था वो दिन भर पेपर लेकर के और पेन से खाली बस रेखा खींचा करता था दिन भर ऐसे ही। घर में भी वही काम, और स्कूल में जाता था तो वहां पे दिन भर मौका मिला खींचना शुरू। अब उसके घर के जो स्कूल के टीचर थे सोचे ये पागल हो गया क्या, ये परीक्षा में कॉपी मिलती थी पेपर लिखने के लिए, वो भी दिन भर रेखा खींचा करता था और मार्क चिन्ह खींच करके फटाफट जमा कर देता था। अंत में यूक्लिड के टीचरों ने उसे पागल घोषित कर दिया, स्कूल से निकाल दिया। और निकाल दिया तो उसकी अपनी मां के पास यूक्लिड गया तो बोला क्यों निकाल दिया गया, तो बोले कि इसके टीचर बोल रहे हैं कि पागल हो गया, दिन भर का ही काम करता है बिना मतलब का। तो उसकी मां बोलती है, क्योंकि मां किसी बेटे को बड़ा गहराई से समझती है, क्योंकि मां और बेटे का उसके नाभि से संबंध होता है। बोली कि मेरा बेटा सुबह रोज समय से उठता है, समय से जाता है, छोटे बड़ों का सम्मान करता है, ये सब कुछ इसको समझ में आता है, तो सिर्फ रेखा खींचने से वो पागल हो गया। मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, रहने दीजिए। अब वो घर में रहने लगा यूक्लिड। अब फिर वहां भी वही काम, दिन भर घर में भी वही काम करता था दिन भर। एक दिन खींचते खींचते चिल्लाया जोर से, उसकी मां बोली लगता आज सचमुच पागल हो गया। दौड़ के आई, बोला बेटा क्या हुआ? बोला मां आज जो मैं खोज रहा था उसको ठीक से पा लिया है। बोला क्या पा लिया? बोला मैं यार समझ लिया हूं कि छोटे छोटे बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। उसने समझ लिया कि छोटे छोटे बिंदुओं के मेल को रेखा कहते हैं। तो जब वो रेखा खींच दिया तो यूक्लिड हो गया। आज हम लोग भी रेखा खींच रहे हैं, इसलिए लगेगा ये पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए हैं। और जिस दिन हमारी बिंदुएं दीप से दीप, ज्योति से ज्योति जलाते रहो और प्रेम की गंगा, और जितनी ये पूरा दीपक जलकर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, यूनिक जरूर बन जाएंगे, क्योंकि हम संहारवादी पूर्वजों के वंशज नहीं, सुधारवादी पूर्वजों के वंशज हैं, जो सुधारते हैं। हम कंस को मारते नहीं, हम रावण को मारते नहीं, हम अंगुलीमाल को सुधार देते हैं, सुधार देते हैं। 440 वोल्ट अगर है तो आप उसे छुएंगे तो मारेगी ना, तो क्यों मार रही है? जबकि इंजीनियर और मिस्त्री दिन भर छूते रहते हैं, उनको कुछ नहीं होता। तो हमको उतने हाई वोल्टेज की मशीन को कंट्रोल करने नहीं आता, तो हम सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? सर्वशक्तिमान तो बुद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि वो शाक्य वंश थे। शाक्य वंश का वर्ड मीनिंग डिक्शनरी में लिखा है सर्वशक्तिमान। शाक्य का वर्ड मीनिंग होता है शक, शक माने शक्ति। जो सर्वशक्तिमान हो वही शाक्य है, ये शब्दकोश में लिखा हुआ है। तो हम वो हैं जो तलवार से नहीं ज्ञान से लड़ाई लड़ते हैं। और ज्ञान से लड़ाई कब होगी? जितना धार तलवार में है उतना ही धार आपके ज्ञान में भी होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी मेधा शक्ति को उठाइए और भारतीय संविधान को ठीक से समझिए, क्योंकि आपका जीवन भारतीय संविधान के अनुसार चलता है, किसी ग्रंथ और पुराण के अनुसार नहीं चलता है। रोड के किधर चलते हैं आप? कहां लिखा है? संविधान में। तो रोड के बाएं आप चलते हैं? नहीं। अगर आपको लगता है कि चलते हैं तो भूल में हैं, आप चलते नहीं है, आपको चलाया जाता है। अगर आपको छोड़ दे चलिए तो हम बोलेंगे कि हमको तो दाएं चलने में मेरी आस्था है, मैं तो उधर ही चलूंगा। आस्था से जिस देश में सही और गलत का निर्णय आस्था करेगी, उस देश में को पतन होने में देर नहीं होता है। इसलिए इतने वर्षों के बाद जो लोग घूमे हैं अशोक की दिशा में, संविधान की दिशा में, शिलालेखों की दिशा में, आप जो बैठे, इतना ये साधारण काम नहीं है। आज आपको भले साधारण लग रहा होगा, इतना द्वितीय काम में चले हैं कि आप तन मन के साथ लगिए और पोलियो ड्रॉप की तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा करिए, देश के अंतिम मानव तक। और जिस दिन देश में राष्ट्रीयता पैदा होगी, भारत का संविधान का राज्य स्थापित होगा, लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा होगी, और 26 जनवरी और 15 अगस्त पर उतनी भीड़ लगेगी जितनी ईद बकरीद और दशहरा पे लगती है। तब जाके काम बनेगा। ईद एक समुदाय का त्योहार है, तो उतनी भीड़ हो जाती है।
दशहरा एक समुदाय का त्योहार है, उतनी भीड़ हो जाती है। 26 जनवरी किसका त्योहार है? सबका त्योहार है, जिसको 4 आदमी धीरे से मना लेते हैं, काम खत्म। 4 आदमी धीरे से, लोग बोलते हैं सरकारी त्योहार है। अभी 10 दिन की बात है, मैं अपनी बेटी के स्कूल में गया था तो थोड़ा लेट पहुंचा, तो गेट बंद हो गया था, तो कुछ गार्जियन, कुछ बच्चे बाहर खड़े थे और अंदर प्रार्थना हो रही थी। प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान हो रहा था, तो जो ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, मैं तुरंत रोड पे ही सावधान में खड़ा होकर राष्ट्रगान गाने लगा। और गार्जियन नहीं गा रहे थे, क्योंकि उनको तो लग रहा था ये तो बच्चों का ना है, हमसे क्या मतलब है, ये तो बच्चों का है। लेकिन वही किसी आराध्य देव की तस्वीर सामने पड़ जाती, एक पिंडी सामने पड़ जाती, तो बच्चा प्रणाम करे चाहे न रहे, लेकिन उसके पिताजी प्रणाम जरूर करते। यानी जो काम पिताजी का है वो बच्चा कर रहा है, और जो काम बच्चे का है वो पिताजी कर रहा है। तो इसलिए हम जगाएं और सम्राट अशोक की संस्कृति को लोगों को समझाएं, क्योंकि यह समता, समानता, बंधुता, विश्व बंधुत्व पर आधारित जियो और जीने दो लोक कल्याणकारी ऐसी नीति है कि हम भी अपनाएं और उन शिलालेखों में लिखी गई उन भावनाओं को कालजयी, जब तक कल्पांत रहे तब तक उसे हम जिंदा रखें, और ये सम्राट अशोक विजयदशमी इसका गवाह बनेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सभी का स्वागत करते हुए, आप लोगों ने ध्यान से सुना, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बुद्ध, जय अशोक, जय भारत। विमोचन हमारे अतिथियों के द्वारा हो रहा है, प्रवर्तक भारत पत्रिका का, जिसका स्टॉल बाहर लगा हुआ है। निश्चित तौर पर यह विगत 7-8 वर्षों से यह पत्रिका समाज में एक नई दिशा देने का प्रयास